Good morning, student. So, shall we start? Same chapter, section of civics, chapter number 1, the Indian Constitution, and new topic, key feature of Indian Constitution. In this topic, we have see 5 major point or important point, that is federalism, parliamentary form of government, separation of power, fundamental rights and secularism. Those are important points. So मैं आप लोगों को इन पॉइंट्स ये क्या हैं, इनका क्या मतलब है, इन्हें कैसे समझना है, इसकी थ्योरी आप जो आपके टेक्स्ट बुक है उसमें से पढ़ लीजिएगा. मैं आपको कुछ डायग्राम और चार्ट के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, अगर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लें तो इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century. All we know about this. Under the freedom fighters and the nationalists decided to set up such a constitution which would ensure free and fair life to the people of country. Okay, the Indian Constitution was adopted on November 26, 1949 and 26 November 1949 and came into effect from January 26 January 1950. ओके, कब बना था? 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट मीन्स लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950. सो क्यों ये जब यहाँ बन चुका था तो हमने क्यों इसे 50 में लागू किया? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा. इस क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे हमारे हिस्ट्री के सेकेंड लास्ट चैप्टर में, जो है फ्रीडम फाइटर्स पे, इंडियन फ्रीडम पर. उसमें आप लोगों को जब एक के बाद फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज़, उनके प्लानिंग कमीशन, कांग्रेस का बनना, जैसे जैसे स्टोरीज़ बताती जाऊंगी आप लोगों के खुद क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था. ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. Inspired by the idea of liberty, equality and fraternity, our constitution maker include a separate chapter on fundamental rights. In part 3 of the Indian Constitution, the Constitution of India was so designed that it celebrates diversity while preserving national unity. देखिए, सिंपल बात में बताएं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्यों बना? क्योंकि हमने जो देखा है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है हमें फ्रीडम दिलाने पे. और जब हमें फ्रीडम मिली तो कहते हैं एक स्ट्रक्चर तैयार करना था कि फिर से कहीं वो चीज़, फिर से वो जो पास्ट है हमारा फिर से ना दोहराया जाए, या फिर से हम पर कोई आकर ओवर रूल ना कर दे, या कंट्री में ही कहीं ऐसी चीज़ ना हो कि कोई अगर गवर्नमेंट बनाते हैं या सरकार कोई चला रहा है या देश को कोई चला रहा है, वो डिक्टेटरशिप ना कर ले. समझ में आ रहा है कि वो डिक्टेटरशिप ना कर ले, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मीन्स बताया था, अ सेट ऑफ रूल. एक रूल की बुक है जो एक कंट्री पे लागू होती है, जिसको सबको मानना पड़ेगा. जो जो उस कंट्री के नागरिक या सिटीज़न है, आप अगर उस कंट्री में रहते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फेडरलिज्म. फर्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ, फेडरलिज्म.
Federalism means it refers to the government of a country at more than one level. In India, we have the government at the center and in the state and the Panchayati Raj at the village level. सिंपल मीन्स में फेडरलिज्म है कि कंट्री को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक टाइम में हम अगर कंट्री के सिटीज़न हैं, हमें क्यों गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी कि तो हम सारे लोग, हम मतलब कंट्री के जितने भी सिटीज़न हैं, पूरी पॉपुलेशन मिलके कंट्री नहीं चला सकते। हम अगर किसी बिल पास करने में या किसी राय पे या किसी रूल बनाने में अगर एक साथ पूरी पॉपुलेशन बैठती या 25% भी बैठती है, 30%, 50% भी बैठती, तब भी हमारी राय जो होगी, हमारे जो डिस्कशन होगा, हमारा जो सजेशन होगा वो एक दूसरे से मैच नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपस में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी चीज़ें, हम किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और बात करी जाए तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कंट्री की छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, डिसीजन में इन्वॉल्व हो। हमें हमारा वर्क देखना है, हमारी लाइफ देखनी है, तो हमने ये काम किस पे छोड़ दिया? गवर्नमेंट पे। अब ये बात आती है कि इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट काफ़ी है, ऐसा नहीं होता ना। आप अपने स्कूल में देखो, स्कूल की तरफ आए, स्कूल की तरफ से हम हमारा एक छोटा सा वो लेते हैं एग्ज़ाम्पल। आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा थोड़ी है कि एक ही बंदा है जो सारा वर्क देखता है, नहीं। बोर्ड के जितने भी रूल्स हैं, जो कंडीशन है, जो फॉर्म फिल करने हैं, बोर्ड के जो बच्चे हैं 10th के 12th के, उनका एक अलग सिस्टम है, एक अलग सर उन्हें देखते हैं। सैलरी अकाउंट एक अलग सर देखते हैं। इवन जो फ़ीस अकाउंट होता है, जो आपके पेरेंट्स फ़ीस पे करते हैं, वो एक अलग सर को पे करते हैं। आपकी अटेंडेंस वगैरह का सिस्टम एक अलग करते हैं। इवन आप यहाँ आइए, आपके क्लासरूम्स में आइए, एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता आपको, उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट ही आपको उतनी ही अच्छी तरीके से कि जितने वो माहिर है, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ टीचर पढ़ा दे। अलग अलग टीचर प्रोवाइड है आपको, अलग अलग। तो इसी तरह किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर थिंग को चलाने के लिए या उसको बिल्कुल अच्छे से प्रोसेस में लाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो देश भी हमारा बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ है, अलग अलग है। तो हमने क्या किया, पहले तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेट थे, हर एक स्टेट को अपनी अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट दे दी कि जो भी सिस्टम होगा, हम नीचे से आते हैं, ऊपर से नहीं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बटी हुई है, डिपार्टमेंट या गांव में बसी हुई है। तो गांव, और फिर हम जब गांव की से आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि तहसील या डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, ये जो सिटी है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमें गवर्नमेंट के जो फॉर्म है वो बड़े हुए नज़र आते हैं। तो हम जो सबसे पहले देखते हैं, जो मेन है, जो हम कहते हैं सेंटर में गवर्नमेंट है। तो सेंटर में गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को चला रही है, पूरी कंट्री को उसकी देखभाल कर रही है। उस कंट्री में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कहाँ पर पैसा लगाना है, एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है, हेल्थ पे कितना खर्चा करना है, वो सारा सिस्टम ये यूनियन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि अकेले एक सेंट्रल गवर्नमेंट इतने पूरी कंट्री में इतने मिनिस्टर थोड़ी बांटेगी कि भाई पूरी कंट्री में एक हेल्थ मिनिस्टर पूरी कंट्री को नहीं देख सकता। बहुत बड़ी कंट्री, बहुत सारी पॉपुलेशन है। क्या हुआ कि स्टेट जब बटे तो गवर्नमेंट को भी हमने स्टेट में बांट दिया। अब स्टेट में बांटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा
कि अब तुम्हारी स्टेट में तुम देखो कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, क्या करना है, तुम हमें वो सिस्टम अकॉर्डिंग टू बिल, अकॉर्डिंग टू फाइल ला कर दो, हम देखेंगे कि क्या नीड है और किस नीड को पूरी करनी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के नीचे काम करती है। उसके बाद देखा गया कि स्टेट भी बहुत बड़े होते हैं, स्टेट भी छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। तो ये देखा गया कि स्टेट अगर बड़े हैं तो उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो लोकल गवर्नमेंट कहलाता है। उन्होंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड किया। इस लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट नज़र आते हैं, एक तो पंचायत और एक नगर पालिका। यानी स्टेट में आप देखो सिटीज़ भी हैं तो विलेजेस भी हैं, तो विलेजेस के लिए पंचायत और सिटीज़ के लिए नगर पालिका। तो क्या होता है कि देखिए शहर में अलग अलग नीड होती है, विलेजेस में अलग अलग नीड होती है। तो विलेजेस के लिए हम ये देखते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, विलेज पंचायत। यानी जैसे गांव, छोटे गांव उससे थोड़ा बड़ा, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है ये सिस्टम पंचायत में आता है विलेज का। और हम ये देखते हैं सिटीज़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल देखते हैं, नगर पंचायत देखते हैं। तो ये इस तरह से किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का डिवाइडेशन, उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो गवर्नमेंट के स्टेप बाय स्टेप होते हैं उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Parliamentary form of government. In parliamentary form of government, people elect their representative. This government stay in power as long as it enjoy the confidence of the people. Every citizen is irrespective of his or her background can contest election. Parliamentary government क्या है? A democratic form of government in which the people vote for those who represent the political party they feel best represent their views of how the government should operate. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जो जनता चुनती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। यानी जो वोटर्स होते हैं, वोट देने वाले होते हैं, जैसे हम सिटीज़न, हम वोट देते हैं, हमारे पास वोटिंग पावर है, हम उसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, उसी पार्टी के, उस पार्टी की कोई भी पार्टी का बंदा हो, वो इलेक्ट हुआ है, वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो कैंडिडेट है, वो वोटिंग में खड़ा है। तो हमें जिसकी चीज़ें, जिसकी बातें, जिसके आइडियाज़ हमसे मैच खाते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये जो नॉमिनेटेड है ये कुछ करेगा आगे, या कंट्री को अच्छा चलाएगा, या इसके व्यूज़ जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो हम उसे ही वोट देते हैं। और अगर वो एक बहुमत में यानी एक मेजॉरिटी में उसे वोट मिलते हैं, वो जीत जाता है और हमारी कंट्री को हमारा यानी सिटीज़न का, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, वो हमने चुना है, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके लोकसभा, विधानसभा, पार्लियामेंट में। तो गवर्नमेंट कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। तो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, वो है वोटिंग, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट चुनते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे का वीडियो हम कल देखेंगे। थैंक यू।